हेलो ईयर्स हम लोग कर रहे थे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए हमारी कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री। तो अभी तक हम लोगों ने पार्ट वन कंप्लीट कर लिया था किसका, एडवेंट ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया का। यानी कि अंग्रेज कैसे कैसे बाहर से जो यूरोपियन पावर्स थी वो कैसे कैसे आई थी, उसके बारे में हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। और बाकी का जो पार्ट वन का लेक्चर है वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पहले कंप्लीट कर चुके हैं तो वो भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो हम लोगों ने पिछली बार कहाँ तक बात कर ली थी, हम लोगों ने देखा था कि ब्रिटेन के अंदर क्या हो रहा था कि कुछ मर्चेंट एडवेंचरर नाम का एक ग्रुप था व्यापारियों का। उन्होंने देखा था कि जो पुर्तगालीज़ थे या फिर हम लोग बात करें डच थे, उन्हें देखकर इनके मन में भी व्यापार करने की इच्छा आ रही थी कि इन ईस्ट के अंदर व्यापार किया जाए, यानी कि इंडिया के अंदर व्यापार किया जाए, क्योंकि वो लोग भी बहुत सारा पैसा छाप रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, बेसिकली 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की कंपनी स्टेब्लिश की। और जब क्वीन एलिजाबेथ ने इनसे कहा और इन्हें 15 साल की परमिशन दे दी कि भैया आप जाइए और ईस्ट में व्यापार कीजिए। तो हमने देखा था कि 1608 में जो हमारे हेक्टर नाम का शिप था, उससे कैप्टन विलियम हॉकिंस आए थे। और फिर हम लोगों ने देखा था कि इन्हें परमिशन मिल गई थी कुछ समय के लिए, यानी कि इंडिया में टेम्पररी बेसिस पर कुछ समय के लिए यहाँ पे इन्हें अपना जो ट्रेडिंग सेंटर है सूरत में वो खोलने के लिए मिल गया था। किससे? जहांगीर से। उन्होंने इसके बदले में उनसे कहा था कि एज अ सिक्योरिटी आपको हमारे कोर्ट में रहना पड़ेगा 3 साल के लिए, और आपको 400 सैनिकों की मनसबदारी दी जा रही है। ऐसा हमने देखा था पिछले अपने वीडियो में। और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लेक्चर के आगे और तो हम लोगों ने देखा था कि अब 1608 में हम लोगों ने बात की है, ट्रेडिंग सेंटर कहाँ खोल लिया? सूरत में खोल लिया था। अब भैया 3 साल बीत गई। 3 साल के बाद अब इन जो अंग्रेज थे उन्हें लगा कि भैया अब समय आ चुका है। महाराज ने, जहांगीर ने कहा था हमसे कि भैया 3 साल बाद आ जाना। तो भैया इन्होंने भी सोचा कि आओ चलते हैं, घूमते फिरते हैं। तो 1611 में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के हम लोग बात करें, कैप्टन मिल्टन आगरा पहुंचे। कहाँ पे? जहांगीर की कोर्ट में पहुंचे। तो इन्होंने कहा कि भैया हमारा जो ट्रेडिंग सेंटर है उसे टेम्पररी यानी कि अस्थाई से स्थाई कर दीजिए, यानी कि टेम्परेरी से परमानेंट कर दीजिए भैया। आपने हमसे कहा था, भैया हम लोग भी परेशान हो रहे हैं। और हाँ, कहने वाली बात ये है कि जो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि 40% पैसा कौन ले रहा था? 40% पैसा अंग्रेजों से जो जहांगीर था वो ले रहा था। और 10% पैसा ले रहा था इन्होंने, जो जहांगीर ने गुजरात के गवर्नर से कहा था कि भैया इनकी व्यवस्था करवाइए, तो 10% वो ले रहे थे। अब अंग्रेज भैया ये आए, मिडिल्टन साहब आए, इन्होंने कहा कि जहांगीर जहांगीर सर देखिए क्या हो रहा है कि 40% आप ले रहे हैं, 10% वो गवर्नर ले रहे हैं गुजरात के। तो भैया हमारे पास 50% है भैया, हम लोग खुल के व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी बहुत हमारा जो यहाँ पे ठिकाना है वो परमानेंट कर दीजिए यहाँ पे। तो इन्होंने भैया, समझदार आदमी तो देखो, उन्हें भी डर लगता है कि या कि कहीं बस ना जाए कहीं यहाँ पे और दिक्कत ना कर दें, आप दे रहा है या नहीं दे रहा है पैसे समय पे, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इन्होंने इनसे 2 साल के लिए और टलवा दिया। यानी कि इनसे पहले तो कह दिया भैया जाइए जाइए, हाँ बस हम वो आपका आपने अच्छा व्यापार किया, हम लोगों अब आपको परमानेंट स्थाई दे देंगे, मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग करने की परमिशन दे देंगे। ठीक है भैया, समझ गए ये। वापस आए, कुछ दिन बीत गए। अब अंग्रेज भी समझ गया भैया ये तो लटकाने की विचार में है कि हमें और कुछ दिन लटकाने के चक्कर में फिरात में है ये जहांगीर हमें। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि भैया आओ, कुछ नहीं है तो फिर हम लोग डच के साथ मिलकर ही कोलेबरेशन करके थोड़ा बहुत तो फायदा वहां से अर्न करेंगे। तो इसलिए उन्होंने 1611 में क्या हुआ, मसूलीपट्टनम में जो डच कंपनी थी, डच के साथ मिलकर इन्होंने कोलैबोरेशन की। और इन्होंने कहा कि भैया हम लोग केवल तुम्हें 30% ही देंगे। किसने कहा? डच ने कहा अंग्रेजों से कि केवल हम लोग प्रॉफिट का तुम्हें 30% ही देंगे और बाकी 70% हम लोग रख लेंगे। और ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल फ्री ट्रेड करने दे रहे थे भैया, इलाका उनका था तो उन्होंने इतनी आसानी से ट्रेड नहीं करने दिया। हर बार हर चीज़ में उंगली करते रहते थे, तो पर ये हमें देखने को मिला। अब अंग्रेज भी थक गया भैया। अब पर ये है कि पहले से तो बढ़ गया था, जहांगीर के हिसाब से तो बढ़ गया था। अब इनकी जगह पे 2 पोर्ट हो गए थे, एक की जगह पे 2 पोर्ट हो गए थे। एक तो हमारा सूरत में हो गया था और दूसरा कहाँ हो गया था? मसूलीपट्टनम में। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि साउथ इंडिया में बनने वाला पहला पोर्ट कौन सा था? सॉरी, पहला ट्रेडिंग सेंटर कौन सा था अंग्रेजों का? वो था मसूलीपट्टनम। और आप लोगों से कहा जाए कि पहला इंडिया के अंदर ट्रेडिंग सेंटर कब खुला, तो बहुत से लोग अगर ऑप्शन के हिसाब से आएगा तो फिर 1613 में आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि परमानेंट हमारा यहीं पे हुआ था। और वैसे कि 1608 में तो टेम्पररी बेसिस पे खुला था। अगर ऑप्शन में से दो में से अगर एक भी आ जाए तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं दोनों में से किसी में भी। और फिर हम लोगों ने देखा कि हाँ ये वाला सीन हो गया था। तो 1613 में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने फिर दोबारा से सर थॉमस रो को भेजा। सर थॉमस रोको को जहांगीर की कोर्ट में भेजा। इन्होंने कहा भैया अब महाराज अब थक गए यार, हम भी यार व्यापार करने तो खुल गए हमें। तो इन्होंने कहा ठीक है भैया, अब हम समझ गए तुम लोग अच्छा पैसा कमा रहे हो और हमें भी टैक्स दे रहे हो समय पर, तो हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारा जो टेम्परेरी ट्रेड सेंटर है उसे क्या कर देंगे, अब परमानेंट कर देंगे। तो जो जहांगीर थे उन्होंने सही फरमान फहराया और इन्हें का इनका जो मतलब टेम्परेरी बेसिस पे सेंटर था उसे क्या कर दिया, परमानेंट कर दिया। तो हम लोगों ने ये देखा। अब हम लोग बात करेंगे
बात करें उससे पहले हम लोग कुछ पिक्चर्स को देख लेते हैं, जिससे कि हमें लंबे समय तक उन इन करेक्टर्स के नाम याद रहें। तो ये हमें पिक्चर में क्यूट सी क्वीन दिख रही हैं, ये है क्वीन एलिजाबेथ वन। और ये क्यूट से अंकल दिख रहे हैं, ये है विलियम हॉकिंस। और यहाँ पे अंकल जी, चाचा जान थॉमस रो हैं यहाँ पे। और ये शाह सूजा है, ये भी अभी कहानी में आएंगे आगे। और हमारे ये हैं जहांगीर। और ये पिक्चर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग दिमाग में डाल लीजिए, तो आपके काम आएंगी ये। हम लोग बात करेंगे 1633 की। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने 2 ट्रेडिंग पोर्ट खोल लिए थे। अब इनकी इच्छा हो रही थी कि अपना तीसरा ट्रेडिंग सेंटर खोला जाए, वो कहाँ पे? ईस्ट में। और अगर इन्हें ईस्ट में ट्रेडिंग पोर्ट खोलना था तो परमिशन किससे लेनी थी? हम लोग बात कर रहे थे कि जो जो आपको ये रेड रेड मार्क एरिया दिख रहा है, तो ये पूरा पूरा किसका? ये कंट्रोल आता है मुगल्स के अंडर। तो बेसिकली इन्होंने बालासोर के अंदर 1633 में, यानी कि 1633 में फिर यहाँ ट्रेडिंग पोर्ट खोल दिया। और हम लोग बात करें कि अब इन्होंने फिर से वहाँ पे 40% डिमांड रख दी, और 10% वहाँ के गवर्नर ने डिमांड रख दी। तो फिर ये 50-50 की डील यहाँ पे हो गई, 50-50 की डील सूरत में हो गई, और 70-30 की डील यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में हो गई थी। और उसके बाद समय के साथ साथ बीतता गया, और 1639 में इन्होंने कहा कि भैया अब 3 जगह हो गया है, एक जगह और कर ले रहे हैं। लालच और बढ़ गई, तो इन्होंने चेन्नई, मद्रास नाम की जगह थी उधर पे, चेन्नई जो आज के समय पे है, उधर पे 1639 में जो चंद्रगिरी के राजा थे, उन्होंने कहा कि भैया आप मद्रास शहर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? तो इन्होंने कहा भैया क्या? हाँ कर लेना। तो उन्होंने कहा कि भैया हम 50% टैक्स लेंगे तुमसे, अगर तुम्हें प्रॉफिट का 50% देना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा भैया ठीक है, सब जगह दे रहा, तो आपको कहाँ देने में क्या दिक्कत है? पर इन्होंने साथ में एक चीज़ कह दी, इन्होंने कहा कि भैया आप उंगली नहीं करेंगे हमें व्यापार करने में। तो ये देख रहे हैं कि वहाँ पे 50% इन्हें टैक्स देना पड़ रहा है। और इन्होंने वहाँ पे क्या खोल लिया है? इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का एक ट्रेडिंग सेंटर और खोल लिया इन्होंने। और इवन की ये आज भी, ये बिल्डिंग अभी भी एग्जिस्ट करती है। और हम लोग बात करें कि अब हम लोग देख रहे थे कि इनके ट्रेडिंग सेंटर कितनी जगह खुल गए थे, सूरत में, मद्रास में, मसूलीपट्टनम में और बालासोर में। तो इन्होंने इतनी जगह पे काफ़ी सारा पैसा छापा, तो इतने साल बीत गए इनके। अब इन्होंने कहा कि अब हम लोग बात कर रहे थे, सॉरी मैंने एक चीज़ नहीं बताई यहाँ पे, बालासोर के दौरान जहांगीर एक्सपायर हो गया, मतलब जहांगीर का रीजन नहीं चला था उस समय पर। तो जहांगीर का रूल कब से कब तक था? 1605 से लेकर 1627 तक था। और फिर शाहजहाँ का रूल 1628 से लेकर 1658 तक था इनका, यानी कि 1658 तक शाहजहाँ का रूल था। अब इनसे पैसे कौन वसूल रहा था? शाहजहाँ पैसा वसूल रहा था। उम्मीद है कि आपको इतना लेक्चर समझ में आ गया हो। अब हम लोग बात करेंगे 1651 की। तो अब हम लोग बात करेंगे तो इनकी अब इच्छा हो रही थी कि अब अभी तक इन्होंने बहुत सारे पोर्ट खोल लिए थे। अब इनकी इच्छा हो रही थी कि भैया थोड़ा ज़्यादा मुनाफे वाला में पोर्ट खोला जाए। तो अब इन्हें क्या हो रहा था कि इनको लग रहा था कि ऐसा सेंटर खोला जाए जहाँ से हमें बहुत ज़्यादा अर्न हो। तो बेसिकली जो अब हम लोग बात करें, पहले की जो शिकस्त थी वो साम्राज्य के अंदर दूसरे लोगों की थी, अब शिकस्त दूसरे लोगों की है। शाहजहाँ के 3-4 बेटे हैं। जो दारा शिकोह है वो ऊपर बैठा है, जो मुराद है वो सूरत वाला पोर्ट उनके पास अंडर में है, और जो औरंगजेब था वो दक्कन में था। और यहाँ पे कौन बैठे थे? शाह सूजा बैठे थे, कहाँ? बंगाल वाली साइड पे। अब इन्होंने सोचा भैया नॉर्थ में हम लोग सोच रहे हैं खोल लें, पर पता नहीं जो लोग परमिशन देंगे नहीं देंगे, तो कुछ सोच रहे हैं बस, केवल कुछ कहा नहीं। तो सिराजुद्दौला सॉरी शाह सूजा के मन में ये विचार आया कि भैया मुराद वाला एरिया है, तो इन्हें ऑफर दे रहे हैं, इनसे कह दे रहे हैं कि भैया आप 10% वहाँ दे रहे हैं तो 5% यहाँ दे दीजिए, अपना हॉट हेड क्वार्टर शिफ्ट कर दीजिए। और इवन की इन्होंने अपने पिताजी से बात कर ली कि भैया रहने दो, इनका जो 40% आप ट्रेड का ले रहे हैं वही माफ़ कर दो इनका। तो फिर इन्होंने जो हम लोग बात करें अंग्रेज हैं, उन्होंने कहा कि भैया हम हेडक्वार्टर तो शिफ्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग मैप देखें तो यहाँ पे उन्हें चक्कर काट के जाना पड़ेगा पूरा। तो ये वाला एरिया उन्हें पूरे चक्कर काट के जाना पड़ेगा। तो इस वजह से उन्होंने कहा हेडक्वार्टर तो नहीं चेंज करेंगे, पर हम लोग एक नए ट्रेडिंग सेंटर के बारे में सोच रहे थे। और इसने उन्हें वादा भी दिया था साफ सुझाने कि भैया हम आपको ज़मीन भी ज़्यादा दे देंगे और टैक्स भी कम लेंगे। तो यानी कि जो अंग्रेज़ थे उन्हें कितना परसेंट फ़ायदा हो रहा था यहाँ पे? 90% फ़ायदा हो रहा था, कहाँ से? बंगाल से। और फिर इन्होंने अपना जो ट्रेडिंग सेंटर था 1651 में खोला। कहाँ पे? हुगली शहर में खोला। और कहाँ पे? बंगाल के अंदर। तो भैया मज़ा आ गया कि भैया 95% फ़ायदा हमें, अब तो भैया बल्ले बल्ले हमारी। तो फिर ये वाला सीन चल गया था यहाँ पे। और आज का लेक्चर केवल यहीं तक था। और जो अगला लेक्चर है वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आ रहा हो। अगर थोड़ा बहुत भी कहीं भी डाउट वगैरह लगे आपको, तो आप लोग बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको आंसर दे दूँगा, या फिर पीडीएफ वगैरह आपको जिसमें भी दिक्कत लगे, या राइटिंग में दिक्कत लगे, या फिर ये स्लाइड वगैरह में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं बेझिझक। तो मैं आपको जो समस्याएँ होंगी वो दूर कर दूँगा।
और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। तब तक के लिए धन्यवाद।